नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अंग्रेज़ों ने किस प्रकार फोर्ट विलियम किला जो है कलकत्ता में 1700 ईस्वी में अपना इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया और बनाए, और सर चार्ल्स आयरे को वहाँ के प्रेसिडेंट बना के नियुक्त करते हैं। अब इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और अब क्या होता है कि इसके बाद जो सत्ता होती है वो कमज़ोर शासकों के पास चली जाती है। 1713 ईस्वी में फर्रुखशेर आपके शासक बनते हैं। ये 1719 ईस्वी तक आपके मुग़ल बादशाह बने रहते हैं। अंग्रेज कमज़ोर शासकों को देखते हुए अपने डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत, कूटनीतिक चाल के तहत धीरे धीरे अपने कई सारे उसके बाद प्रिविलेजेस, कई सारे सहूलियत लेना शुरू करते हैं, अपने वो चाल चलने शुरू कर देते हैं। क्योंकि औरंगजेब के बाद जो भी शासक आते हैं वो अकबर की तरह, चाहे जहांगीर की तरह, चाहे शाहजहां की तरह सोच रखने वाले नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं अंग्रेज इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं और अंग्रेज सफल भी होते हैं अपने जो भी उनकी स्ट्रेटजी होती है, जो भी उनकी चाल होती है। तो अब इस कड़ी में क्या होता है कि 1715 ईस्वी में आपके इंग्लिश कमीशन आती है। सर जॉन सरमन इसके हेड होते हैं। और इनके साथ एक और होते हैं डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। और एक ट्रांसलेटर होते हैं ख्वाजा कुछ नाम रहता है इनका, ख्वाजा सेहुर्द। कमीशन में ये 3 लोग होते हैं। ये जब आते हैं तो फर्रुखशेर उस समय काफ़ी बीमार रहते हैं। बीमार, उनको एक प्राणघातक कुछ फोड़ा हुए रहता है, जिसका इलाज ये सर्जन रहते हैं विलियम कर देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं फर्रुखशेर का। और कहीं ना कहीं फर्रुखशेर को इस लेवल तक वो हो गया रहता है कि ये मर जाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ जो वहाँ के कोर्ट के जो लोकल, वहाँ के जो दरबार के जो डॉक्टर होते हैं, इनका इलाज करने में असफल हो गए रहते हैं। इनके मरने तक की नौबत आ गई रहती है, और इसका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, और ये सही हो जाते हैं। उससे ये इतना खुश हो जाते हैं कि कई सारी फैसिलिटीज़, कई सारी प्रिविलेजेस दे देते हैं। जिसे गोल्डन फरमान भी कहा जाता है, फर्रुखशेर का फरमान। और अंग्रेज तो इसे एक तरफ से मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यही कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का मतलब एक तरफ से आगे बढ़ने में इन काफ़ी मदद करता है इनका। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो फैसिलिटीज़ जो इनको मिली रहती है वो फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फैसिलिटीज़ ये रहता है कि बंगाल में 3000 रुपया ये दे रहे थे पहले, वही पेमेंट करना है एनुअली, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी ड्यूटीज़ लग रही थी सब हटा दिया गया। सब हटा दिया गया। अब क्या होता है कि सूरत आपका मेन ट्रेडिंग सेंटर रहता है। सूरत में लगाते हैं कि आप 10,000 रुपया दीजिए और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपना ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और फैसिलिटी इनको दी जाती है सहूलियत बंगाल में, कि आप कलकत्ता में, जो भी है कलकत्ता में, वहाँ पे और भी लीज पे, चाहे रेंट पे लैंड जो है आप अपना और ले सकते हैं फॉर
ट्रेडिंग पर्पस। ये आपके मेन आपके जो उनको सहूलियत दी गई रहती है। एक चीज़ और इनको एक फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि हैदराबाद में जो उनका हैदराबाद में इसके साथ ही हैदराबाद में इनको सारे ड्यूटीज सारी सहूलियत मिली रहती है। खाली मद्रास में इनको जो भी टैक्सेस देना रहता है, चाहे ड्यूटीज़ जो भी देना रहता है। एक काम और इनको काका जी कर देते हैं, एक सहूलियत दे देते हैं बहुत बढ़िया, और वो दे देते हैं कि बम्बई में ये लोग अपना जो हेडक्वार्टर बनाए रहते हैं, वहाँ पे ये करेंसी मैन्युफैक्चर करते हैं, करेंसीज बनाते रहते हैं, कॉपर के और सिल्वर के। तो काका जी क्या करते हैं, हमारे फ़र्रुखशेर जो बादशाह रहते हैं, मुग़ल बादशाह, इनको ये अधिकार दे देते हैं कि आप जो करेंसी बना रहे हैं, इसको प्रचलन में मिंट, इसको मिंट कहा जाता है इंग्लिश में, मिंटेड, इसको ऑन सर्कुलेशन लीगलाइज कर देते हैं। और ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। अंग्रेज़ों के लिए तो प्लस पॉइंट होता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि भैया अभी मान लीजिए लॉकडाउन के बाद जो 3 वेव आए, 2 वेव आए आपके कोरोना के, उसके बाद जिस तरीके से अभी इकोनॉमी, जिस तरह से अभी हमारे देश के जो वर्ल्ड लेवल पे, चाहे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी अभी डाउन चल रही है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर आप में से किसी को ये फैसिलिटी दे दे कि आप घर में ही अपना कोई भी करेंसी आप चला सकते हैं, उसको हम सरकारी ये लीगलाइज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, देश की जो आर्थिक जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसको आघात पहुंचेगा। फाइनेंशियली ये मतलब काफ़ी बड़ा एक चोट पहुंचेगा, और यही कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों के लिए एक प्लस पॉइंट रहा। और बाकी इसके माध्यम से ये धीरे धीरे पूरा कैप्चर करने में बिजनेस को काफ़ी मतलब आसानी हुआ उन लोगों को। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था। इसके अलावा भी अंग्रेज कई तरीके से मतलब अपने डिप्लोमेटिक और चीटिंग फैसिलिटीज़ के माध्यम तरीके टैक्टिक्स से माध्यम से कई कूटनीतिक तरीके से इन्होंने कई सारे फैसिलिटीज़ लिए। और इसके अलावा इनको एक और फैसिलिटी मिल जाता है, फ़र्रुखशेर दी रहते हैं, दस्तक इनको मिल जाता है। दस्तक मतलब पास। आप कोई भी सामान ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, आपको मतलब और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ड्यूटी नहीं लगेगी आपकी। ये हो गया आपका। अब आते हैं, ये आपका मेन हो गया, यही आपका अंग्रेज़ों का भी। अभी तो इतना ही आपका इस वीडियो में हम रखते हैं, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे तो ये फिर पॉलिटिकली इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। और हाल ये हो जाता है कि 1757 में आपका प्लासी का युद्ध होता है, और उसके बाद ये काफ़ी मजबूत हो जाते हैं जब बंगाल पे ये कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद जब 1764 में आपका बक्सर की लड़ाई होती है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अयोध्या तक आपका पूरा अवध क्षेत्र तक इनका पूरा कब्जा हो जाता है, दिल्ली तक इनका कब्जा हो जाता है एक तरफ से। तो उसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बीच में इनका एक और इसी कड़ी में आपको इनका एक कंपटीटर भी आते हैं जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्रांस जो है क्यों फेल हुआ और अंग्रेज़ क्यों सक्सेसफुल हुए। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और होता है कि जो 1688 में आपका ब्रिटेन में भी एक वहाँ का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एक इंग्लिश रिवोल्यूशन चल रहा होता है। तो वहाँ के जो विक्स होते हैं वो एक कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, अलग से कंपनी बनाते हैं इसके खिलाफ, कि भाई आप एकाधिकार दिए हुए, मोनोपोली राइट दिए हुए, हम एक कंपनी अलग बनाएंगे, हम उसका नाम रहता है न्यू कंपनी। और ये क्या करते हैं, अपना एक अलग से राजदूत बना के 1701-1702 में औरंगजेब के दरबार में भेजते हैं, जिसका नाम सर विलियम नॉरिस होता है। एम्बेसडर औरंगजेब के कोर्ट में। ये 1 साल तक रहते हैं, 1701 से 1702 तक। फिर ये फेलर हो जाता है, इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल जाती, फिर ये वापस आ जाते हैं। तो एक कंपनी और आपकी आगे न्यू कंपनी,
और एक कंपनी और वहाँ के जो क्राउन रहते हैं वो खोले रहते हैं, विलियम थर्ड। तो इस तरीके से ये दो कंपनी और एक्स्ट्रा खोली जाती है। तो न्यू कंपनी प्लस विलियम थर्ड की कंपनी प्लस जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जो ये लोग रजिस्ट्रेशन अपना जो करवाए थे, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट रहता है, वो तीनों मिलकर एक ये न्यू कंपनी होगी, विलियम थर्ड की कंपनी होगी, और एक पहले जो ये कंपनी खोले थे वो कंपनी, तीनों मिलके एक अलग से फिर लास्ट में जो वहाँ के क्राउन होते हैं और वहाँ के पार्लियामेंट में पास करके तीनों को मर्ज करके एक अलग कंपनी बना देते हैं, जिसका नाम होता है यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये आपका कंपनी बन जाता है। ये कब बनता है? 1708 ईस्वी में। अभी आप शुरू से जो पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलिए, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसको नॉलेज में रख लीजिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी फॉर्मेशन होता है वो 1833 में होता है अधिनियम के तहत। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1833 में बनती है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके सजेशंस का इंतज़ार मुझे रहेगा। दोस्तों बाकी अब कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंच इंडिया कंपनी के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।